सियासी गलियारों में बीते कुछ दिनों से एक यक्ष प्रश्न लगातार तैर रहा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ भी अब तक 2 बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं ऐलानिया तौर पर कि वो काम करते करते गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में आज जरा मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी के एक सिपाही ने भी यही भविष्यवाणी कर दी। हालांकि बीते दिनों बहुत सारी तस्वीरें आई थी और उन तस्वीरों के बाद से भी सियासी गलियारे में इन खबरों को खूब चटकारे के साथ सुना गया, पढ़ा गया। लिहाजा आज बात राहुल गांधी के सिपाही द्वारा दिए गए एक बड़े बयान की। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। सुबह सुबह अब एक ऐसी खबर पे चर्चा करनी मजबूरी भी है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी का ये सिपाही बड़ा अलग टाइप का सिपाही है। ये सिर्फ और सिर्फ बतौली बातें नहीं करता, जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो तब तक कुछ बोलता ही नहीं है। यदि किसी और प्रवक्ता ने, किसी और व्यक्ति ने, किसी और नेता ने कुछ कहा होता तो फिर हम इतना तूल नहीं देते। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी का ये सिपाही है कौन, तो आपकी स्क्रीन पर चेहरा है, पहचान जाइए। नाम है पवन खेरा। आपकी स्क्रीन पर अब एक खबर भी है और ये खबर यही बताती है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे और ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि पवन खेड़ा ने कर दी है। अब पवन खेड़ा ने ये जो भविष्यवाणी करी, इस भविष्यवाणी की टाइमिंग भी बड़ा मजेदार है। आज तक कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ कहा है, गंगा में बहुत पानी बहा है, तमाम चैनलों पे आपने बहुत सारी खबरें देखी हैं, लेकिन पवन खेरा का बयान थोड़ा गंभीरता से लेना जरा जरूरी है। हालिया दिनों में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। मानसून सत्र की शुरुआत हुई और देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही देर शाम उनका इस्तीफा आ गया। 9:25 का समय हो रहा था। हालांकि जगदीप धनखड़ के पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को देखा जाए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे या इस्तीफा देने की कोई मंशा उनकी थी। फिर अचानक से ये इस्तीफा हुआ क्यों, ये एक यक्ष प्रश्न बनकर अब तक खड़ा है और इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में अब थोड़ा सा और पीछे चलिए मानसून सत्र की शुरुआत से, तो आपको याद आएगा एक ही दिन उत्तर प्रदेश से निकलकर, लखनऊ से निकलकर 2 बड़े नेता दिल्ली आते हैं और जब दिल्ली आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले यानी कि अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात होती है। वो तस्वीरें सामने आती हैं और जब तस्वीरें आती हैं तो उन पर खूब चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और चर्चाओं का जब बाजार गर्म होता है तो फिर लगता है कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कोई खिचड़ी तो पक रही है। लेकिन इस बात को और ज्यादा हवा तब मिल जाती है जब 24 घंटे के भीतर सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो दिल्ली पहुंचते हैं तो 3 मुलाकातें हो जाती हैं, अमित शाह साहब से, जेपी नड्डा साहब से और देश के प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार, जिन्हें मैं प्रचार मंत्री भी कहता हूं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। तीनों से मुलाकातें होती हैं तो चर्चा का बाजार और गर्म। और फिर अगले दिन एक पत्रकार का एक बड़ा खुलासा भी आ जाता है। खुलासा ये कि पूरी रात तस्वीरों को लेकर माथापच्ची की गई है और अखबार के संपादकों और कई पत्रकारों को कॉल करके ये बताया गया है कि कौन सी तस्वीर छापनी है और कौन सी तस्वीर इग्नोर करनी है, क्योंकि तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तनाव दिख रहा था। लेकिन इन तमाम तनावों और तस्वीरों की फहरिस्त के बीच आज पवन खेरा का यह बयान अपने आप में उस टाइमिंग पर, एक ऐसे वक्त पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़ा करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पवन खेरा ने कहा तो इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों हो गई, पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने तो कहा है।
अब पहले पवन खेरा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पवन खेरा शीला दीक्षित के साथ रहे, शीला दीक्षित के साथ काम करते हुए पवन खेरा साहब ने अपनी एक अलग सी इमेज बनाई। इमेज ये कि वो आंकड़ों को समझते हैं, राजनीतिक मंसूबों को समझते हैं, राजनीति के भीतर चल रही तमाम चर्चाओं को समझते बूझते हैं, तमाम सियासी सरगर्मियों को वो सही तरीके से आंकना जानते हैं। कुल मिलाकर एक मजे हुए राजनेता हैं, एक मजे हुए विश्लेषक हैं, राजनीति के एक पंडित हैं और राहुल गांधी के खास भी हैं। लेकिन पवन खेरा बिना किसी तथ्य के, बिना किसी ठोस जानकारी के, बिना किसी, जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो, सूचना ना हो, तब तक वो कुछ बोलना पसंद नहीं करते। पवन खेरा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मैं खुद फोन करता हूं उनके यहां या उनको व्हाट्सएप करता हूं कि आपने जो पीसी करी है, इस पीसी में अमुक डॉक्यूमेंट की जरा जरूरत है, भेज दीजिए। वो क्या है कि कांग्रेस दफ्तर से हमारे पास तक आने में कई बार टाइम लग जाता है, मेल आने में या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें आने में, तो मुझे उन्हें मैसेज भी करना पड़ता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी कोई नेता पीसी करे कांग्रेस का तो शायद वो उतने आंकड़ों की बात नहीं करता, उस तरीके से डेटा एनालिसिस करके नहीं बैठता जिस तरीके से पवन खेरा करते हैं। और जब भी करते हैं तब आंकड़ों के साथ आते हैं, नई जानकारियों के साथ आते हैं, उनके पास बताने के लिए, बोलने के लिए कुछ कॉन्क्रीट होता है। तो अब पवन खेरा के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आई कि योगी आदित्यनाथ का जल्द इस्तीफा हो सकता है? ऐसी जानकारी उस वक्त पे कैसे आई? और अब ऐसे वक्त पे ही पवन खेरा ने यह बात क्यों की जब हालिया दिनों में उपराष्ट्रपति महोदय के इस्तीफे पर खूब चर्चा चल रही है। और उपराष्ट्रपति महोदय के इस्तीफे की थ्योरी को जरा डिकोड करना भी आज की तारीख में जरूरी है ताकि हम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की थ्योरी तक चल सकें। उपराष्ट्रपति महोदय जयपुर जाने का प्रोग्राम बनाकर बैठे थे, पीआईबी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हो चुकी थी, कुल मिलाकर सब कुछ मंगल था, सब कुछ चंगा था। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में जज यशवंत वर्मा, नोटों की बोरी वाले जज साहब, उनके खिलाफ जो विपक्ष का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया वो किया 4:07 पर। 4:07 पर वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं, बताते हैं, सदन को सूचित करते हैं। उसी वक्त पे सरकार की तरफ से लोकसभा में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से लोकसभा में यह प्रस्ताव आ चुका था और भारतीय जनता पार्टी यहां पर नंबर गेन करना चाहती थी यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर। लिहाजा उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव दिया था। लेकिन इधर विपक्ष के सांसदों ने भी, राज्यसभा में चूंकि 50 सांसदों के कम से कम सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो राज्यसभा में भी विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया, महाभियोग प्रस्ताव, वो भी एक्सेप्ट हो गया। 4:07 पे जगदीप धनखड़ साहब सदन को सूचित करते हैं और यह भी कहा गया कि जगदीप धनखड़ साहब ही दरअसल सूत्रधार हैं। वैसे भी जज यशवंत वर्मा के खिलाफ वो लगातार मोर्चा खोले बैठे थे, कई सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो फिर पता चलता है कि 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग जगदीप धनखड़ साहब ने बुलाई थी, उस बैठक में दो प्रमुख चेहरे सत्ताधारी दल के नहीं आए। पहले तो लीडर ऑफ द फ्लोर यानी कि जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में, वो भी नहीं पहुंचे उस बैठक में। किरेन रिजिजू साहब वो भी नहीं पहुंचे उस बैठक में। और बाद में इन दोनों ने कहा कि हमारे पास कुछ और कार्यक्रम थे, हमारी कुछ और व्यस्तताएं थी। लेकिन ये बात गले से उतरनी बड़ी मुश्किल है कि देश का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति आपको बुला रहा है, आप सदन के नेता हैं और आप ही कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यस्त थे। तो भैया कैसी कौन सी व्यस्तता थी? उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब 9:25 पर इस बात का ऐलान करते हैं कि भैया हमने तो देखो इस्तीफा दे दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये अप्रत्याशित था। उन्होंने जो कारण बताया वो कारण स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक बात है, एम्स में कुछ दिनों पहले भर्ती हुए थे, लेकिन अभी तो वो स्वस्थ लग रहे थे। और अगर वो इतने ही अस्वस्थ थे तो अचानक से तो इस्तीफा नहीं देते।
तो इसके पीछे की थ्योरी क्या थी वो अभी हमने आपको बताई। तमाम चीजें मार्केट में लगातार सर्कुलेट हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए तो उनके चेहरे पर जो तनाव दिखा, उन तस्वीरों में जो फाइलें और जो लिफाफे दिखे, उनको देखकर भी यही लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। ये यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी? योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो जाएगा क्या? और अगर पवन खेरा ने कहा है तो उनके पास क्या वाकई में कोई ठोस जानकारी आ गई है? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत दिन पे दिन नए रंग नए रूप में परिवर्तित होती नजर आ रही है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। द न्यूज लॉन्चर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लिहाजा जुड़े रहिए, देखते रहिए बिटवीन द लाइंस खबरों के लिए, खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए द न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।